और चलिए आपको बता दें कि युद्ध के बीच में लगातार जो अहम जानकारियां हैं वो सामने आ रही है। अमेरिका और इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को आज 20 दिन हो चुके हैं। ईरान में इजरायल की जो हालात हैं वो काफी तेजी से बिगड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में इजरायल के ताजा हमलों के बाद जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है और पलटवार लगातार किया जा रहा है और ईरान ने अरब देशों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से पीएम मोदी ने बात की है। ये जानकारी सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है, प्रिय मित्र मैक्रों से बात की है, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। और वेस्ट एशिया के हालात, तनाव कम करने की जरूरत है, डिप्लोमेसी पर बात की है। ये बात भी पीएम मोदी की तरफ से कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट किया है और जो जानकारी है वो साझा की गई है कि किस तरीके से जो राष्ट्रपति से बात है वो की गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ये बातचीत हुई है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें जो हालात बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। 20 दिन हो चुका है इस युद्ध को जो लगातार चल रहा है और इस बीच पीएम मोदी की बातचीत हुई है, डिप्लोमेसी पर बातचीत हुई है। ये बात पीएम ने कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से पीएम मोदी की बात हुई है। जो हालात पिछले कुछ समय से आप देखिए कि बदल रहे हैं, इस बीच जो पीएम है उनकी बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बात की है और पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। बातचीत के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी है कि संकट के समाधान के लिए कूटनीति और बातचीत जरूरी है। तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात की गई है और विवादित मुद्दों को शांति से हल करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत की है और उस बातचीत को करने के बाद पीएम की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है, जो कि आप देख भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पीएम की ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको बताएं दोनों नेताओं ने संवाद की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे बदलते तनाव के बीच, पश्चिम एशिया में जो तनाव है उसके बीच प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से भी पीएम ने बात की है। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति से पीएम ने बात की और अब आपको यह भी बता दें हरी राया अदिल फित्री सब जो है वेस्ट एशिया के हालात पर भी बात की गई है। और इससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की है। उन्होंने इसकी जानकारी भी अपने एक्स हैंडल पर दी है। पीएम ने लिखा, मैंने अपने मित्र मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आगामी ईद उल फितर के अवसर पर उन्हें और मलेशिया की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशिया की बेहद चिंताजनक स्थिति पर भी चर्चा की और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने और शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति अपनी साझी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। पीएम ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से कहा था, होर्मुज जल मरुमध्य सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। तो देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को आज 20 दिन हो चुके हैं। ईरान में इजरायल के ताजा हमलों के बाद पलटवार में ईरान ने अरब देशों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट में तुर्की इजरायल के लिए नया ईरान बन सकता है। यही नहीं, नफ्ताली बेनेट ने पाकिस्तान, तुर्की और कतर के लिए नया सुन्नी गुट बनाने की भी चेतावनी दी। टीपी कौन चला रहा है भाई?
तो लगातार आपको बता दें कि ये जो चेतावनियों का दौर है वो भी सामने आया है, लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार इस इस्लामिक कट्टरता को कौन भड़का रहा है और जिस तरह की परिस्थितियां दोनों ही जगह पर बनती हुई नजर आ रही है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। और लगातार अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान भी फिलहाल तय नहीं कर पाया है कि वो किस तरफ है। और लगातार क्योंकि देखिए जब ये खबर भी सामने आई थी कि उसके जो कुछ तेल और गैस के वाहन जो हैं वो फंसे हुए थे होर्मुज स्ट्रेट में, तो लगातार उसकी तरफ से भी कहा गया कि इसको निकालने में मदद की जाए। हालांकि कोई मदद उसे मिली नहीं। इस बीच अब देखिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और टर्की क्या नया गुट बना रहे हैं और नया सुन्नी गुट क्या इजराइल के लिए खतरा है, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कही थी, लेकिन उस बातों में कितनी सच्चाई थी, कितने तथ्य थे, ये भी देखना होगा। तो ऐसे में आप ये समझिए कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट क्यों चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान, टर्की और कतर का नया सुन्नी गुट बन रहा है और बड़ा खतरा है ये। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए पाक के पास करीब 170 एटम बम है। अगर आप पाकिस्तान क्यों आखिरकार खतरनाक है, ये संख्या 2023 से स्थिर है, मतलब कि 2023 में ये संख्या, तो उसके बाद ये बिल्कुल स्थिर है। 2030 तक कहा जा रहा है कि 200 पहुंचने का अनुमान है, मतलब कि जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। पाक के बम पूरे एशिया के लिए खतरा है, ना सिर्फ आसपास के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए, क्योंकि आतंकियों के हाथ जाने का यह खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान गढ़ रहा है, आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा 170 का है ये 200 तक पहुंच सकता है 2030 तक। फिलहाल ये आंकड़ा स्थिर बना हुआ है और अगर ये आंकड़ा और बढ़ा तो ये और ज्यादा खतरनाक होगा। समय के साथ आतंकवादियों के हाथ में जाने का खतरा भी बना हुआ रह सकता है और ऐसे में ये खतरा ना बने, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान को रोका जाए। कुल मिलाकर जो अभी की पूरी परिस्थिति अगर आप पाकिस्तान को समझें और देखें तो जो आतंकवादियों का गढ़ रहा है पाकिस्तान, हालांकि खुद भी पीड़ित जरूर अब आतंकवाद से होता हुआ नजर आ रहा है जगह जगह पर, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनको पनाह देना, आतंकवादियों को पालना, आतंकवादियों को पोसना, ये पाकिस्तान की फितरत रही है एक तरह से आप कह सकते हैं और पाकिस्तान इस चीज में माहिर है। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है वो पूरी परिस्थिति को समझ रहा है, अभी फिलहाल देख रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो हमले हैं वो भी काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो चेतावनियां भले ही दी गई लेकिन जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इस बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग में सऊदी अरब के यनबू पोर्ट पर स्थित सेमरेफ ऑयल रिफाइनरी पर भी हवाई हमला हो चुका है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि यूएई और कतर के तेल प्लांट पर ड्रोन हमले हुए हैं और ईरान ने हाल में सऊदी अरब, यूएई और कतर के तेल ठिकानों को खाली करने की वार्निंग भी दे दी थी। और लगातार जो हालांकि लगातार तमाम देशों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो देखिए लगातार हम आपको ये तो बता ही रहे हैं कि किस तरह की बात जो है वो बेनेट की तरफ से कही गई थी, लेकिन इस बीच आपको ये भी समझना होगा कि जो चेतावनी दी गई आखिरकार उसकी वजह क्या थी। और लेकिन इन सब के बीच आप ये देखिए कि जो युद्ध है वो लगातार बढ़ रहा है। सऊदी ने आज भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरमान अल सऊद ने कहा कि हमारे देश के पास ईरान को जवाब देने की पूरी ताकत है। ईरान के हमले से पहले से प्लान किए गए लगते हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से ज्यादातर तेल यनबू पोर्ट से